तो मैं ये कह रहा था कि जब चेक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय जो अंग्रेज से, तुम्हें पता है कि हम सब गुलामी के अंडर थे, तो चेक सिस्टम भी होता या फिर जो बैंकिंग सिस्टम भी था, बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने का भी जो फैसिलिटी थी वो सिर्फ अंग्रेजों को थी, इलीट पीपल को थी, जो जजेस होते थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे सिर्फ उन्हीं को थी। सो जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा से यही मेन एम रहा है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करे। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि गरीब से गरीब इंसान का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लेकर आए थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, कि आप बिना कोई पैसा दिए अगर आप उसके अंदर, बिकॉज अगर आप आईसीआईसीआई के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाते हो या एचडीएफसी के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाते हो, सो यू हैव टू कीप अ मिनिमम अमाउंट। अगर 3,000, अगर एसबीआई की, अगर मैं अपने बैंक अकाउंट की बात करूं, एसबीआई के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है, तो 3,000 से कम अगर तुम पैसे रखते हो तो या तो तुम्हें चार्जेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, और अगर एक मिनिमम अमाउंट से कम रखते हो क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट को बंद कर देते हैं तुम्हारा। बट प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम लेकर आए, हर एक गरीब का क्या कहते हैं बैंक अकाउंट खुल सके, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आए कि आपको कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आप 0 पैसे भी अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये चेक सिस्टम पे बात आती है कि चेक सिस्टम स्टार्ट हुआ और आरबीआई आया, आरबीआई के बाद एसबीआई आया। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अपना म्यूट कर लो, ठीक है, और जहाँ पे क्वेश्चन पूछना होगा रेज हैंड कर लेना या मुझे बता देना, बीच में टोक देना, तब टोक देना, ठीक है। तो ये वायसराय लेकर आया था चेक सिस्टम वाला, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहा जाता है इसे। अगर मैं इसकी करामातें बताने लग गया तो तुम कहोगे कि भाई ये तो बहुत ही एकदम बेशरम आदमी था, ठीक है। तो उस समय 1881 के अंदर चेक के अंदर ये था, तुम मुझे खुद बताओ कि मान लो तुम्हें किसी कंपटीशन के अंदर तुमने चेक जीता, ठीक है, तुम जाते हो और अपना बैंक के अंदर चेक जमा करवा देते हो और तुम्हें पैसा मिल जाता है उसके अकाउंट से। अब अगर तुम मुझे खुद बताओ कि उसके अकाउंट में पैसा ही ना हुआ, मान लो मैं 10,000 का कैश प्राइस जीत के आया, किसी ने मुझे 10,000 रुपए का चेक दिया और मैं बैंक अकाउंट में गया और मुझे पता चलता है कि भाई जिसने मुझे चेक दिया है, जिसके अकाउंट से पैसे निकलने हैं, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, 10,000 ही नहीं है, तो क्या होगा। तो पुराने जमाने में 1881 के अंदर इसे कहते थे डिसऑनर, या तुम्हें तो पता ही है कि उस समय लोग फोर्जरी कर लेते ना, मतलब फेक साइन कर लेते थे अपने चेक के ऊपर, ठीक है। तो डिसऑनर करना मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस होना, जिसके अकाउंट से पैसे निकलवाने वाया चेक, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इतना होता नहीं था, इतनी पनिशमेंट थी नहीं, ठीक है। और ये 1881 से लेकर 2017 तक चलता आया, और 2017 के अंदर जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए, और ये चेंजेस किए कि अगर किसी के बैंक अकाउंट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जितना चेक के ऊपर लिखा है, तो अगर आप ट्रायल कोर्ट में जाते हो तो आपको 20% कंपनसेशन मिलेगा, और अगर वहां से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके वहां पे अपील कर सकते हो। तो थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक चेक के अंदर हाँ देते हैं। चलिए, वाइसरॉय रिपन की 2-3 बातें बताना, क्या थी आप कह रहे थे। अरे यार वो थोड़ा हिस्ट्री वाला हो जाएगा, मैं बता दूंगा, मैं एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है। हाँ, थोड़ा चेक के बारे में बात करते हैं कि चेक के अंदर ना 3 पार्टियां होती हैं। अब देखो यहाँ पे मोदी जी दे रहे हैं, यहाँ पे श्रीमती जी को कृष्णा यादव जी को 51,000 रुपए का ये चेक दे रहे हैं। तो मोदी जी कौन हुए, सेंडर, देने वाले, ड्रॉअर कहते हैं इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में, और लेने वाला कौन है, रेसिपिएंट, ये श्रीमती जी हैं, ठीक है, पेई और ड्रॉई, ठीक है। ये किस में से निकलेगा, अच्छा तुम बोलो कि ये एसबीआई कहां से आ गया सरकार का, तो आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई सिर्फ बैंक्स को कंट्रोल करता है, नथिंग एल्स। आरबीआई ना किसी को पैसा देता है ना लेता है, कुछ नहीं करता, बाकी बैंक्स की तरह नहीं है वो, मतलब समझ रहे हो, वो सबका बाप है। आरबीआई इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स, जो सिर्फ ये देख रहा है कि बैंक्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, दैट्स इट। और मतलब और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी या फिर मतलब जो हमारी सरकार है, उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक अकाउंट होगा, उसके अंदर मान लो लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो जब ये आंटी जी जाएंगी बैंक के अंदर और ये चेक डिपॉजिट करवाएंगी, तो सरकार के खाते से 51,000 रुपए निकल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, चक्कर हो गया। अच्छा, फिर ये आते हैं कि टाइप्स ऑफ चेक्स, ये थोड़े समझने वाली बात है, और यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझने में आएगी, मिलेगी कि क्यों मैं ये फाइनेंस की वर्कशॉप लेता हूं, बिकॉज दिस इज फॉर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब तुम ये कहोगे कि यार इससे अच्छा तो हमें स्कूल में ये चीज पढ़ाते, वो गुप्ता मौर्यन एम्पायर पढ़ा रहे थे, इससे अच्छा ये पढ़ा देते, ठीक है। तो टाइम लिमिट होती है, 3 तरह के चेक होते हैं। एक पहला होता है पोस्ट डेटेड चेक, मतलब कि तुम 3 महीने से ज्यादा
के बाद अगर तुम उस चेक को लेकर जाते हो बैंक के अंदर, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें उस टाइम लिमिट से पहले पहले चेक निकलवाना पड़ेगा, पैसा निकलवाना पड़ेगा। ठीक है। एंटीडेटेड मतलब बिफोर स्पेसिफिक डेट और आफ्टर स्पेसिफिक डेट वाली चीज हो गई। और स्टेल मतलब तीन, जैसे एक मतलब एक अलग अलग बैंक की ना अलग अलग लिमिट होती है। जैसे मेरे एसबीआई की 3 महीने है कि अगर मान लो 3 महीने के अंदर तुमने डिपॉजिट ना करवाया अपना जो भी तुमने करना है, तो फिर तुम नहीं निकलवा सकते। अब तुम ये बोलो कि यार चेक तो मेरा है, पर यार इसके पीछे कॉमन सेंस भी तो देखो ना। अगर मान लो आज मैं किसी को 10,000 का चेक काट के देता हूँ, ठीक है, और वो 50 साल बाद बंदा बैंक के अंदर जाके कह रहा है कि ऋत्विक ने मेरे नाम का 10,000 का चेक काट के दिया था, तो वो कहाँ से रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? क्या पता मैं उस वक्त जिंदा हूँ, मर गया, क्या हुआ। तो हर चीज की, यहाँ एक चीज यहाँ पे याद करना, थोड़ी सी बीच में कहानी भी सुनाता हूँ तुम लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए। हर चीज की एक टाइम लिमिट होती है कि आप उसको क्लेम कर सकते हो। और दिस गोज बैक टू द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत। ठीक है। अब जब हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ। ठीक है। लोग ना आजकल थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन हो गया ना, बहुत ज्यादा लोग वेस्टर्नाइजेशन के पीछे भागते हैं, तो लोग ना धर्म के पीछे सवाल करते हैं, साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं। लोग कहते हैं इट इज नॉट एट ऑल साइंटिफिक एट ऑल। तो रामायण और महाभारत के अंदर तुम्हें पता है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और महाभारत के अंदर पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था, 12 प्लस 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो लोग कहते हैं कि 14 वर्षों का वनवास क्यों दिया था, 18 का दे देते, 27 का दे देते, 50 का दे देते, कितने का भी दे देते। तो उस टाइम पे भी, रामायण के टाइम पे, त्रेता युग के टाइम पे भी हर चीज की एक लिमिट होती थी कि आप उसको क्लेम कर सकते हो। सो द थिंग वाज, द स्टोरी इज कि सबको पता था कि राम जी राजा बनेंगे, अयोध्या के राजा बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र थे। तो उनकी जो माता थी, ठीक है, क्या कहते हैं, जो मंथरा, साथ में केकई, तो उनकी जो माता थी केकई, उसको 14, कहते हैं, ये कहा जाता है कि उसको ना 14 दिन बाद पता चला कि राम जो है वो राजा बनने वाला है। मंथरा ने उसको बताया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि 14 वर्षों का वनवास हुआ। दूसरा रीजन ये कहा जाता है कि एक टाइम लिमिट के बाद अगर आप उस चीज को हक मानते हो, क्लेम करते हो, तो वो आपकी चीज नहीं रहती। तो त्रेता युग के टाइम पे अगर आप किसी चीज को 14 सालों बाद क्लेम करने की कोशिश करते हो, वो आपकी नहीं रहेगी। तो इसलिए राम को 14 सालों का वनवास दिया गया था, ताकि जब वो 14 साल बाद वनवास से दोबारा यहां पर आए अयोध्या के अंदर, तो वो अपना क्लेम करने का उसका जो अधिकार है वो खत्म हो जाए। इन द सेम वे महाभारत के टाइम पे, क्योंकि त्रेता युग के बाद द्वापर युग आ गया, तो एक युग खत्म हो गया, इसलिए 14 का वो 13 हो गया, और उन्होंने 12 का प्लस 1 अज्ञातवास कर दिया। ठीक है, इसलिए उनको भी वनवास के लिए इसलिए भेजा गया था कि जब वो वनवास काट कर आए, तो उनके पास वो क्लेम करने का वो जो है अधिकार है, वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो दिस इज, और वो आज भी है, वो आज भी है। अगर क्या कहते हैं, इंडियन लॉ के अंदर एक क्या कहते हैं, एक्ट का नाम नहीं मुझे याद, वो 1956 के अंदर आया था कि अगर आपको मान लो कोई चीज मिलती है, फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर तो वो आपके नाम करके चले जाएं तो बढ़िया, कहते हैं ना वसीयत लिखवानी है, ठीक है, अपने प्रॉपर्टी नाम करवानी है, तो अगर तो आप एक लिमिट तक उसको क्लेम कर सकते हो, नहीं तो कुछ सालों बाद, मतलब वो लॉ पढ़ लेना तुम, तो वो कुछ सालों बाद वो, उसके बाद तुम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सो जो भी अभी अपने मम्मी पापा से वसीयत करवानी है वही करवा लो, खुराफाती आइडिया नहीं दे रहा। तो अच्छा, उसके बाद किसके पास जाती है? हाँ, उसके बाद किसकी हो जाती है? वो वैसे ही पड़ी रहती है, वो सरकार के पास हक है, सरकार अपने कब्जा कर लेती है, सरकार के पास पूरा हक है, तो वो कब्जा कर सकती है। तो ये 3 तरीके के चेक्स अपन ने पढ़ लिए। अच्छा, तुमने ना कई बार अपने पापा को देखा होगा, जब तुम अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ जाते हो बैंक के अंदर काम करने, तो वो बैंक के ऊपर सारी डिटेल्स फिल आउट करके पता क्या करते हैं, ऐसे ना क्रॉस करते हैं। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर तुम क्रॉस ना करो, तो कोई भी बंदा आपके वो चेक यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी जेब में से चेक निकल गया और उस चेक के ऊपर क्रॉस नहीं किया हुआ था मैंने, तो निपुण भी जाके, अगर निपुण को मान लो सड़क में से वो चेक मिलता है, या फिर आदित्य को मिलता है, तो चाहे उसके चेक के ऊपर नाम ऋत्विक लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। दैट मीन्स क्रॉस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का पेपर थोड़ा ना देना। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूं मैं। ये तुमने देखा होगा, ये एसबीआई, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा अकाउंट जो है वो एसबीआई के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये एसबीआई के अंदर ना आईएफएससी कोड होता है, इसे कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 नंबरों का होता है, और पहले 4 डिजिट्स आपको बताते हैं कि बैंक कौन सा है। जैसे एसबीआई का है तो SBIN है, एचडीएफसी है तो HDFC है। ठीक है, 5वां डिजिट हमेशा 0 होगा, और लास्ट के
6 डिजिट ना ब्रांच बताएंगे। ब्रांच मतलब अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, कहीं क्या कहते हैं, एक सिटी के अंदर मेरे ख्याल से 6 से 7 ब्रांचेस हो जाती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं नीचे आ जाओ तो ये चेक नंबर होता है। यहाँ पे 9 डिजिट MICR कोड है। ये MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी अभी मैं बात करूंगा नीचे जाके। ठीक है। तो पहले 3 डिजिट्स आपको बताएंगे कि आपकी सिटी कौन सी है, नेक्स्ट 3 डिजिट बताएंगे कि जी बैंक कौन सा है, और लास्ट 3 डिजिट्स कौन सा है? ब्रांच। अच्छा, ये सारा डिसाइड कौन करता है? ये RBI डिसाइड करता है कि कौन सा किसका बैंक कोड कितना होगा, सिटी बैंक नेम क्या होगा, कितना कोड मिलेगा, वो सब। अच्छा, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक SBI के अंदर है, किसी ने मुझे चेक दिया और कि ऋत्विक ये तुम्हारी कैश प्राइस है। मान लो मैं एक डिबेट कंपटीशन के अंदर गया, वहां पे मुझे 10,000 कैश प्राइस मिला, चेक मिला। मेरा बैंक अकाउंट SBI के अंदर है और जिन्होंने मुझे चेक दिया उनका एक्सिस के अंदर है। तो मैं अपने SBI के अंदर जाऊंगा, मतलब मेरे घर के पास तो SBI बैंक का, तो मैं SBI के पास चला गया। तो वो क्या करेंगे? मेरा चेक रख लेंगे। और पुराने टाइम पे क्या होता था कि चेक क्लियर आउट भी तो करना है ना, मतलब एक्सिस वालों को भी तो पता चले ना कि अच्छा इसके बैंक अकाउंट से इतना पैसा निकलवाना है। ठीक है। तो चेक क्लियरेंस के लिए वो ट्रकों के अंदर या बस के अंदर वो गाड़ियां जो होती है ना, बैंक की गाड़ियां होती हैं, साथ में 2 बॉडीगार्ड जाते हैं साथ में, तो उसके थ्रू होता था। उसको कहते थे मैनुअल क्लियरेंस कहते थे। ठीक है। चेक क्लियरेंस तो होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेटा में तो आना चाहिए ना कि कितना पैसा गया कितना आया, तो वो तो बहुत जरूरी है। पर ओवर द टाइम जब लोग, आप सबने देखा यार कि हर्षद मेहता का स्कैम से अगर मैं उस टाइम से बात करूं, कि जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम हमारे देश के अंदर सुधरता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो इंडिया के लोग इतने ज्यादा जुगाड़ू हैं कि इतनी ज्यादा मतलब टेक्निक ले आते हैं कि कोई भी चीज क्रैक कर लेते हैं। तो हर चीज फेल होती गई। तो मैनुअल के अंदर तो तुम्हें पता ही है, डकैती वगैरह कितनी आसानी, आज भी बैंक लूटे जाते हैं। तो उस टाइम पे तो तुम खुद सोच लो कि क्या हो गया होता। तो उसके बाद में ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम आया, अलग अलग चीजें आई। पहले सबसे पहले आया MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो तुम देख रहे हो ना, जहां पे मेरा एरो है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है, ये स्क्रिप्ट ऐसी दिखती है। अच्छा, ये है क्या? ये चीज क्या है? मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या था कि ये 1986 के अंदर आया। उस समय इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। वो ये था कि लोग जो थे ना, वो ये जो चेक है जो तुम्हारा, उसको फोटोकॉपी करवा के फॉर्जरी साइन करके पैसे निकलवा लेते थे। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि देखो नोटों का तो मैंने कल बताया था ना, नोट देख के ऐसे लोग लाइट के अंदर देख के पता लगा लेते हैं कि नोट असली है कि नकली है। हालांकि मशीन्स आती हैं, स्पेशल मशीन्स आती हैं कि नोट असली है कि नकली है, पर ये चेक के ऊपर ऐसा नहीं था। ठीक है। तो ये 1986 के अंदर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की गई उसके ऊपर, चेक्स के ऊपर करने, कोटिंग मतलब ये जो नंबर्स जो है वो आयरन ऑक्साइड के बने हुए हैं, उसके ऊपर जो इंक के अंदर यूज हुआ हुआ है। तो लोगों ने MICR मशीन रखनी स्टार्ट कर दी, मतलब बैंक्स ने, लोगों ने नहीं, बैंक्स ने। तो वहां पे क्या होता था कि अगर तुम अपने चेक को उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास आउट करते हो, तो नीचे एक पेपर रखा होता था उस मशीन के अंदर। ठीक है। उसके ऊपर ये सेम डिजिट्स छप जाते थे। और अगर वो नकली होता ना, अगर नकली चेक है, तो वो डिजिट्स नहीं छपेंगे, ड्यू टू द लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, आयरन मैग्नेटिक फील्ड पकड़ ही नहीं पाएगा, तो वो नीचे जो सेम जो ये नंबर्स छपे हैं वो नहीं छप पाएंगे। फिर उसके बाद एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी लाई गई चेक्स के अंदर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्यों लाया गया? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अगर मैं आज के जमाने की बात करूं, तो जो हमारा कैम स्कैनर है ना, जो हम जैसे कॉपी पे लिखते हैं, उसको स्कैन करके अपनी PDF बना के अपने टीचर्स को भेजते हैं कि देखो जी हमने असाइनमेंट खुद ही करी है, हालांकि खुद तो करी नहीं होती। ठीक है। तो वो क्या है? वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है कि आपका कैमरा जो है वो कैरेक्टर पढ़ता है। ठीक है। अच्छा, ये कैम स्कैनर काम कैसे करता है? वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के थ्रू ही काम करता है। वो क्या करता है कि आपकी पहली कॉपी का एक इमेज लेता है, उस इमेज को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, इमेजेस में डिवाइड करता है। अगर तो उसको इमेज नहीं मिली तो वो ठीक है, वो अलग से डिवाइड कर लेता है, कैटेगरी बना लेता है। वर्ड्स को, ब्लॉक्स को वर्ड्स में, वर्ड्स को कैरेक्टर्स में डिफाइन करता है। तो अगर आपकी चाहे गंदी से गंदी हैंडराइटिंग है, वो उसको भी स्कैन कर लेता है। पर कैम स्कैनर का काम तो सिर्फ स्कैन करना है, राइट? ठीक है। पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के अंदर क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने चेक की फोटो खींची, ठीक है, और उसको अपने डिवाइस से कनेक्ट किया, तो वो क्या करेगा? स्कैन भी कर लेगा, और उसके ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हैं, ठीक है, किसी का नाम लिखा है, किसी का नंबर लिखा है, कितनी मनी लिखी है, वो सारा रिकॉग्नाइज करके मेरे कंप्यूटर में लाकर उसको अपने आप ही खुद फिल कर देगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि कईयों की ना हैंडराइटिंग बड़ी गंदी होती है, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों की हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है। ये जो नीचे चेक दिया हुआ है यहाँ पे तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखी हुई है, पर लोगों की हैंडराइटिंग बड़ी गंदी होती थी, या फिर कहीं ना लोग जल्दी जल्दी में
चेक भरते थे। ठीक है, तो ये कैरेक्टर रिकॉग्निशन ने एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी सॉल्व कर दी। एक तो टाइम कम लगने लग गया, दूसरा सीधा आप स्कैन करके दूसरे बैंक को वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते थे। जैसे मैंने बताया ना, चेक क्लियरेंस के लिए भेजना होता है, तो अगर मान लो मैं बैंक का कर्मचारी हूं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदे ने लिखा क्या हुआ है, इसका नाम चरणदीप सिंह है कि क्या, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो सिस्टम यूज करके वो सीधा क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन आपके उसके अंदर एडिटर के अंदर आ जाएगी। और इवन माइंडेड दैट ओसीआर टेक्नोलॉजी स्टिल यूज टुडे, तो आप उसको एमएस वर्ड के अंदर या पीडीएफ के अंदर कुछ भी बनाकर भेज सकते हो, तो इंफॉर्मेशन भेजनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और तीसरी टेक्नोलॉजी जो 2010 के अंदर आई, ठीक है, एंड 2010 के अंदर ये सिर्फ मेट्रो सिटीज के अंदर थी, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर। और इस साल सितंबर, इसी अभी पिछले महीने ही आरबीआई ने अनाउंस किया है दैट आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन इज गेट्स ओवर, देन वी विल इंट्रोड्यूस दिस चेक ट्रंकेशन सिस्टम इन ईच एंड एवरी, लाइक फॉर द होल इंडिया। अच्छा, ये है क्या चेक ट्रंकेशन सिस्टम? चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब इसका था क्या, पर्पस क्या था? ये ग्राफ है जो सिर्फ ये बता रहा है कि कैसे कैसे ईयर बाय ईयर हमने अपना चेक का, इंडिया के अंदर चेक का यूसेज बढ़ता गया। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ये एमआईसीआर टेक्नोलॉजी आपको पता लग गया कि यार चेक फेक है, फ्रॉड है कि नहीं है। आपने ओसीआर टेक्नोलॉजी यूज कर दी ताकि वो क्या कहते हैं, अपना पता चल जाए, डेटा एकदम से फीड अप हो जाए। मगर आज भी बहुत सारे बैंक्स के अंदर, इवन जो हमारे छोटी छोटी सिटीज हैं या विलेजेस हैं, आज भी जो चेक हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने पड़ते हैं, फिजिकल मूवमेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर चेक ट्रंकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या कहा कि सीधा आप फोटो भेज दो, मतलब मान लो एसबीआई वाले हैं, उनके पास चेक आया है, आप सीधा फोटो भेज दो और वो एक्सिस वालों के पास, एक्सिस बैंक वालों के पास चली जाएगी। और उसके अंदर कुछ ना टेक्नोलॉजी यूज हुई है, नाउ यू कैन सर्च इट ऑन, क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, हाउ डज चेक ट्रंकेशन सिस्टम वर्क्स, तो तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और माइंडेड ये याद रखना कि कोई और साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आरबीआई की साइट पे जाना, वो इतनी ज्यादा थ्योरी वहां पे मिल जाएगी आपको कि पगला जाओगे। ठीक है, तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम था। तो अभी ये कह रहे हैं, आरबीआई वाले कह रहे हैं कि अगले साल से ये हम पूरा का पूरे इंडिया के अंदर हम ये लागू कर देंगे, सो दैट कहीं भी ट्रक्स के अंदर या कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। बट फिर यार चेक्स के बाद एक बात आई कि चलो यार इतना झंझट करना भी क्यों, क्योंकि चेक्स के अंदर क्या है कि अगर मान लो सामने वाले के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ही नहीं है तो डिसऑनर हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, या फिर तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसको 20% का वो होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चेक के बाद दूसरा अच्छी चीज आई, वो थी डिमांड ड्राफ्ट। तो तुमने अपने अपने पापा से भी, मम्मी से सुना होगा कि डीडी बनवा के ले आओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवा दो। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है कि उसको तुम डिसऑनर नहीं कर सकते। डिसऑनर कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई मैं डिबेट जीत कर आया तो कोई चेक की जगह डिमांड ड्राफ्ट मेरे नाम पे करे, तो पहले उसको बैंक के अंदर ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 10,000 रुपए हैं उसके अकाउंट में। जब तक बैंक, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा एसबीआई बैंक है, वो पहले ये इंश्योर करेगा कि उसके बैंक के अंदर जहां से मैं निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं उसके अंदर 10,000 है या नहीं है। जब तक नहीं है वो डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। सो सेंडर हैज टू पे, जो मुझे पैसे दे रहा है, ही हैज टू पे द अमाउंट टू द बैंक, ओनली देन मेरा बैंक जो एसबीआई बैंक है वो मेरे नाम का डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगा। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो तुम लोगों को पता ही है आजकल क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि दो टाइप के अकाउंट बनते हैं ना, करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव सेविंग्स अकाउंट। हमारा भी सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं हमारे पेरेंट्स जब हम कॉलेज के अंदर घुसते हैं। मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पीपल दे हैव सेविंग्स अकाउंट। और सेविंग्स अकाउंट क्यों होता है? बिकॉज उसके ऊपर एक पहली बात तो लिमिट होती है। हमारे पेरेंट्स सेविंग्स अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं बिकॉज उसके ऊपर 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है। जितना तुम पैसा रखोगे अपने अकाउंट के अंदर तो 4 से 5% का इंटरेस्ट तुम्हें मिलता है। पर सेविंग्स अकाउंट के अंदर एक लिमिट होती है कि तुम एक महीने के अंदर इससे ज्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते, चाहे तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ जितने भी हैं, बट तुम एक हद तक पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, बट करंट अकाउंट जो होता है ना, वो होता है कि तुम एक ही दिन के अंदर जितना मर्जी पैसा निकलवा लो। और उसके अंदर एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है। ओवरड्राफ्ट मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे बैंक के अंदर 1 लाख रुपए हैं और तुम्हें 2 लाख रुपए निकलवाने, तो तुम 2 लाख रुपए भी निकलवा सकते हो। ठीक है, बट वो 1 लाख रुपए का एज अ लोन हो जाएगा तुम्हारे नाम पे। ठीक है, सो इन द सेम वे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट एज लोन इवन इफ योर बैंक बैलेंस इज इनसफिशिएंट। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी तो उसके अंदर 10,000 तक का आप बैलेंस जो है मतलब ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। एक लिमिट तक होता है, तभी कहते हैं ना कि आपकी क्रेडिट, आपने देखा होगा वो एड आती है
क्रिकेट की टीम के अंदर, मतलब जो मैचेस चल रहे होते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड स्कोर क्या है आपका। तो जितना ज्यादा आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर होगा उतना ज्यादा आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अच्छी